हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री में स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के फर्स्ट मेथड यानी कि इनिशियल रेट मेथड के बारे में हमने पढ़ा था। दो मेथड्स पढ़े थे हमने, एक इनिशियल रेट मेथड था, एक ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड में तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के मतलब फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वन कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ सेकंड कंसंट्रेशन टर्म के टू कंसंट्रेशन टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस हिसाब से जो है ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि जो अगर तीन रिएक्टेंट्स हैं तो दो एक्सपेरिमेंट्स में हम बाकी दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए एक की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और उसके बाद रेट में चेंज देखते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी लेके बताया था। आप इसके लिए डिटेल समझाने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए ए और बी दो रिएक्टेंट्स थे। एक्सपेरिमेंट 4 किए गए, इसमें 4 एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया 0.1 0.1 और ए की कंसंट्रेशन जो है उसको 0.1 से 0.4 कर दिया गया। उससे रेट पे क्या फ़र्क पड़ा ये देखा। इससे हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ का पता लगाया। हमने पहले इसका रेट लो एक्सप्रेशन मान लिया था अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब हम जो थर्ड मेथड करने वाले हैं, हाउ टू डिटरमाइन द रेट लो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, उसके लिए है इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। आपको पता है कि हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव की हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है के इज इक्वल टू 1/T A नोट माइनस ए, वेयर A नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड A इज द कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T। देखिए, मैं यहाँ पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हम कई बार गलती ये कर देते हैं कि इस ए को अमाउंट रिएक्टेड मान लेते हैं कि कितनी अमाउंट रिएक्ट हुई। तो ए नोट माइनस ए जो है वो ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए है अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट बची हुई है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने निकाला था के इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ ए नोट अपॉन ए। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको रेड पेन से स्पेसिफाई भी कर रखा है कि इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ये दो इक्वेशंस में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को यूज करते हुए हम कैसे रेट लो एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर को पता लगाएंगे, वो देखिए। इन इक्वेशंस का यूज करते हुए सबसे पहला मेथड है, हमारे पास दो मेथड होंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखिए जैसे ये इस एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे टी है आर्स में 0 1 2 3 4 और ए ये अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी है, मतलब इनिशियल कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 49.3 35.6 25.8 18.5 और 13.5। हमने क्या किया, इस डाटा की हेल्प से इनिशियल कंसंट्रेशन होगी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे है तो 49.3 क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया इनको, और क्वेश्चन में एक्चुअली ये था कि प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने क्या किया, जो ये वैल्यूज़ थी टी और ए नोट तो हमारे पास 49.3 रहेगा हमेशा, 49.3 49.3 49.3 जो ये एक्सप्रेशन थी अपने पास ए नोट अपॉन ए, इसमें ए नोट की वैल्यू तो 49.3 रहेगी। अब K1 ले लिया फर्स्ट आवर पे, K2 ले लिया सेकंड 2 आवर्स के बाद, K3 ले लिया 3 आवर्स के बाद, K4 ले लिया 4 आवर्स के बाद। फर्स्ट आवर के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन बची हुई थी ए की वो 35.6 थी। 2 आवर के बाद जो बची हुई थी वो 25.8 थी। 3 आवर के बाद जो बची हुई थी वो 18.5 थी। 4 आवर के बाद बची हुई थी वो 13.5 थी। अगर इन सभी केसेस में ये इक्वेशन किसकी है, ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर इन चारों इक्वेशंस में रखने के बाद हमारे पास के की वैल्यू कांस्टेंट आती है, नियरली सेम आती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर डिफरेंट वैल्यू आएगी तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे इसको, इसके लिए हम जीरो ऑर्डर वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसमें रख के देखेंगे। K1 इज इक्वल टू 1/1, ए नोट 49.3 रहेगा, 1 आवर के बाद क्या हो जाएगी 35.5। फिर K2 इज इक्वल टू 1/2 49.3 माइनस 25.8 जो ये है। तो कहीं ना कहीं
कभी ना कभी क्या होगा, चाहे वो सेकंड ऑर्डर के लिए अभी आपके सिलेबस में नहीं है, के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और जिस इक्वेशन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी वो वही ऑर्डर हो जाएगा उस रिएक्शन का। और ऑर्डर निकलने के बाद फिर हम वैल्यूज़ रख के आराम से के वगैरह की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह पता कर सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता हो ही जाएगी। दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखिए, अगर आपको याद है तो हमने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव की थी तो हमारे पास आया था ए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो डिराइव की थी उसमें आया था ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। तो इसमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो अगर स्ट्रेट लाइन आता है विद ए नेगेटिव स्लोप तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड का ही सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हमें क्या करना था, उसमें हमें वैल्यूज़ को रख के देखना था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, एक मतलब टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट ए की वैल्यू रख के देखिए। जिस भी केस में, जिस जीरो ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो भी वैल्यू है वो अगर कॉन्स्टेंट आ जाती है, 2-3 वैल्यूज़ 2-3 टाइम इंटरवल्स के लिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर में हमने जो डिराइव किया था वो ये था log a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस log ऑफ a नॉट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे log a और t के बीच में ग्राफ नेगेटिव स्लोप k हो गया, k बाई 2.303, और ये जो इंटरसेप्ट है log a नॉट आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़, a का log लेके और t की वैल्यू, इसको अगर हम रखेंगे log a और t के बीच का ग्राफ, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो फर्स्ट ऑर्डर है, और a और t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। a कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। नेक्स्ट मेथड जो है, लास्ट मेथड टू डिटरमाइन द रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये स्टूडेंट्स सिमिलर टू इनिशियल रेट मेथड है, ये मैंने लिख भी रखा है। दिस मेथड इज सिमिलर टू रेट लॉ इनिशियल रेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे तो कंसंट्रेशन एक को छोड़ के बाकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे हम एक को छोड़ के बाकी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उनको एक्सेस में ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो कंसंट्रेशन है एक्सेस में लेने के बाद प्रैक्टिकली कांस्टेंट हो जाएगी। मान लीजिए a प्लस बी है, b को आपने एक्सेस में ले लिया और a का सिर्फ 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ली, तो एक्सेस में से अगर 0.1 भी आप निकालेंगे b का तो वो नियरली कांस्टेंट रहेगी, प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगी। तो वही सेम मेथड अप्लाई हो जाएगा इसमें। इन द सेकंड हम क्या करते हैं मेथड, एक्सेप्ट वन, एक रिएक्टेंट को छोड़कर द अदर रिएक्टेंट्स आर टेकन इन एक्सेस। सेम सिमिलर मेथड है एज लाइक इनिशियल रेट मेथड। वहाँ पे एग्जैक्ट कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ हम एक्सेस में लेते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली कांस्टेंट कह सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ है जो आपको कहाँ से, यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये आपके नीट के और मेंस वगैरह के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, वी नो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने 7th चैप्टर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है इनिशियली टेकन। तो अल्फा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड x, इनिशियल नंबर a लिया था आपने। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अब ये क्या है, a x है अमाउंट रिएक्टेड, ये शुरू में ली थी, ये अमाउंट रिएक्टेड है a माइनस एक्स। तो शुरू में ली और जितनी रिएक्ट होगी तो जो a माइनस एक्स का रिजल्ट है वो अमाउंट लेफ्ट ही बनेगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि a इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, x इज़ द अमाउंट रिएक्टेड। तो a माइनस एक्स क्या बचा, अमाउंट लेफ्ट ही बचा, जो हम मोस्टली लिखते आ रहे हैं। तो इसको हमने 2.303 और log को वापस क्या लिख दिया, नेचुरल log में कन्वर्ट कर दिया, 1 है। k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और 2.303 और log को हमने ln नेचुरल log में कन्वर्ट कर दिया, a अपॉन एक्स। आप क्या कीजिए, अब इसमें इस इक्वेशन को यहाँ से देखिए, ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, टी इधर चला जाएगा। एक्सपोनेंट्स ले लीजिए, एक्सपोनेंट्स में आपको पता है क्या होता है, नेचुरल लॉग e जो होता है, e इंटू नेचुरल लॉग वो 1 हो जाता है, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ e 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा, ln और e मिला के हट जाएंगे, और ये a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू e पावर के टी, और ये हमने इसको रिवर्स कर दिया है, रेसिप्रोकल ले लिया, a माइनस एक्स को ऊपर ले गए, a को नीचे, तो e की पावर माइनस के टी आ जाएगा। 1 माइनस
x अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी। एक्स अपॉन ए हमारा ये भी था जो अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एंड रेट कांस्टेंट। ये इस डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए काम आ सकता है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट दे दिया जाए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह आपके +2 के बोर्ड एग्जाम्स तक नहीं आता है, ये नीट और मेंस में इसके ऊपर डिपेंड जो होते हैं बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने आपको अभी अभी ये बताया है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलिए, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। देखिए मैं आपको यहाँ पे ना 2 एग्जांपल्स लेके इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 ये मैंने लिख रखा है, डिसोशिएट होता है 2NO2 प्लस हाफ O2 में। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि अभी अभी हमने जो अमाउंट लेफ्ट लिखा था उसको हम इनिशियल माइनस अमाउंट रिएक्टेड लिख सकते हैं, मतलब A माइनस एक्स लिख सकते हैं, A0 माइनस एक्स। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर A0 माइनस एक्स। A0 क्या है? इनिशियल कंसनट्रेशन, एक्स है अमाउंट रिएक्टेड। यहाँ पे ये ध्यान देना है क्योंकि इनका जो पूरे का रिजल्ट आएगा वो अपॉन ए ही आएगा, जो अमाउंट लेफ्ट बचेगी। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसकी कंसंट्रेशन को यूज ना करके, N2O5 की कंसंट्रेशन को यूज ना करके हम वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवोल्ड लिख सकते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवोल्ड एट एनी टाइम टी टाइम के बाद कितनी ऑक्सीजन इवोल्व होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना N2O5 रिएक्ट हुआ है, यानी कि डिसोशिएट हुआ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ N2O5 डिसोशिएटेड, ये हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवोल्ड एट टाइम टी, इसको हमने VT से रिप्रेजेंट किया है, वॉल्यूम आफ्टर टाइम टी। ऑक्सीजन की वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ N2O5 डिसोशिएटेड। और वॉल्यूम ऑफ O2 इवोल्ड एट इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये हुआ कि आपने इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये है कि आपने क्या किया, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने दिया, यानी कि सारे का सारा N2O5 जो है वो डिसोशिएट हो चुका है। तो यानी कि अब और रिएक्शन के लिए बचा नहीं है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद V इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। V इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टाइम के बाद कितनी ऑक्सीजन इस रिएक्शन में इवोल्व होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब V इन्फिनिटी का मतलब आप माइंड में ये चीज़ सेट करके चलिए कि V इन्फिनिटी का मतलब है कि जितना N2O5 था सारे का सारा रिएक्ट हो चुका है, सारे का सारा डिसोशिएट हो चुका है। तो इसके बाद क्या बचेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद वॉल्यूम कितनी इवोल्व होगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपने शुरू में ये कितना लिया था। अगर आपने शुरू में ये ज़्यादा लिया होगा तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगा। शुरू में मान लीजिए जैसे इसका 1 मोल हाफ मोल दे रहा है, सपोज कीजिए आपने शुरुआत 10 मोल से की होगी तो 5 मोल्स मिलेंगे। शुरुआत ही अगर आपने 100 मोल से की होगी तो आपको 50 मोल्स मिलेंगे। तो ये वॉल्यूम इनफाइनाइट टाइम के बाद कितनी मिलेगी आपको, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने N2O5 कितना लिया, यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5 टेकन। V इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। देखिए यहाँ पे अमाउंट रिएक्टेड जो था वो VT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट की बजाय A0 और A0 माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट के लिए टर्म्स है, इनको हम प्रोडक्ट के लिए टर्म्स में मॉडिफाई कर रहे हैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अभी तक जितनी बार भी हमने पढ़ा है वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट के लिए पढ़ा है। अब यहाँ से हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, अमाउंट रिएक्टेड जो होगा वो तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट यानी इवोल्ड एट एनी टाइम टी, और वॉल्यूम इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा वो इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस इन्हीं चीज़ों को रख दीजिए। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 था, A0 था इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगी ऑक्सीजन की, उतनी ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवोल्व होगा आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। तो V इन्फिनिटी रख दिया, और ये V इन्फिनिटी A0 माइनस एक्स अमाउंट रिएक्टेड था। तो टी टाइम के बाद कितना वॉल्यूम इवोल्व होगा उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि N2O5 डिसोशिएट कितना हुआ है। तो ये जो V इन्फिनिटी और VT की टर्म में हमने मॉडिफाइड इक्वेशन लिखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, व्हेन ए गैस इज इवोल्व्ड। दूसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। इसके लिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम टाइट्रेशन करेंगे यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके पास ये है, ये H2O2 है, और ऊपर से आप क्या करते हैं, KMnO4 डालते हैं। तो KMnO4 क्या करता है, इस H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा। H2O2 धीरे धीरे क्या करता है कि H2O प्लस हाफ O2 में डिसोशिएट होता है। इस KMnO4 को इस H2O और हाफ O2 से कोई लेना देना नहीं है। ये कितनी अमाउंट रिएक्ट होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपके पास बीकर में H2O2 कितना बचा हुआ है।
ठीक है। KMnO4 की अमाउंट जो यूज होगी, बस यहीं से आपके लिए एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगी। अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज्ड विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन द बीकर। तो ये देखिए, ये H2O2 डिसोशिएट होता है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट T इज इक्वल टू 0, मतलब अपने रिएक्शन अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, जितना भी प्रेजेंट है उस बीकर में वो H2O2 ही प्रेजेंट है। तो 0 टाइम पे KMnO4 कितना यूज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने H2O2 कितना लिया था। अगर H2O2 ज़्यादा लेंगे तो KMnO4 भी ज़्यादा यूज होगा, H2O2 कम लेंगे तो KMnO4 भी कम यूज होगा। यानी कि V0 इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम T इज इक्वल टू 0। इसको V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट आफ्टर टाइम T। कोई भी मान लीजिए 10 मिनट के बाद है, 20 मिनट के बाद इस टाइट्रेशन को फिर करते हैं और उसमें कितना KMnO4 यूज होता है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ H2O2 बचा कितना हुआ है। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि KMnO4 तो H2O2 के साथ रिएक्ट करता है, H2O और हाफ O2 के साथ नहीं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ H2O2 लेफ्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें उसको मॉडिफाइड फॉर्म जो हम A0 - X लिखते थे डिनोमिनेटर में, उसकी ज़रूरत नहीं है। VT वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड आफ्टर टाइम T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2 लेफ्ट। यहाँ हमने फिर से हमारी वही एक्सप्रेशन आ जाएगी और उसको आप वापस रख दीजिए, V0/VT बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रिएक्शन इफ अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इज गिवन। अगर आपको KMnO4 की अमाउंट दी गई है तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। इज इट क्लियर? These are examples of first order reactions when we have to modify the integrated rate equation in terms of products। प्रोडक्ट की टर्म में अभी तक हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी थी वो रिएक्टेंट्स की टर्म में पढ़ी थी। आगे जो हमारा चैप्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका CBSE में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।